नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। मुंबई और पुणे के रियल एस्टेट के लिए बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आई है। इन दोनों शहरों में पर्यावरण मंजूरी की वजह से रुके 70,000 घरों की राह आसान हो गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने रियल एस्टेट सेक्टर की एक दशक पुरानी बाधा को हटाते हुए 493 से ज्यादा अटके प्रोजेक्ट्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस फैसले से न सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्क को नई रफ्तार मिलेगी, बल्कि हजारों होम बायर्स को भी अब घर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। शो में आगे बढ़े इससे पहले मूल समस्या को समझ लेते हैं। दरअसल 2014 और 2016 में केंद्र सरकार ने कुछ नोटिफिकेशन जारी किए थे, जिससे एनवायरमेंटल क्लियरेंस की प्रक्रिया में बदलाव किए गए। इन बदलावों के अनुसार लोकल अथॉरिटीज जैसे बीएमसी के तहत एक नया एनवायरमेंटल सेल बनाने की बात कही गई थी, जो प्रोजेक्ट्स को एनवायरमेंटल क्लियरेंस देगा। इससे SEIAA यानी स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी और SEAC यानी स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी की भूमिका को सीमित कर दिया जा रहा था। इससे अधिकारों में टकराव हुआ। भ्रम की स्थिति बन रही थी कि किस संस्था से मंजूरी ली जाए, कितनी मंजूरी ली जाए, किसका नियम मान्य होगा और किसका नहीं। इस कंफ्यूजन का नतीजा यह हुआ कि मुंबई और पुणे के सैकड़ों प्रोजेक्ट इस भ्रम की वजह से फंस गए और अब सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश से स्थिति साफ हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब वाकई रास्ता साफ हो गया है या और कानूनी पेच बाकी हैं? अब क्या लोकल अथॉरिटीज सहयोग करेंगी या फिर नई नौकरशाही अड़चनें खड़ी होंगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या एनवायरमेंट अप्रूवल की वजह से सालों से रुकते प्रोजेक्ट्स की अब गारंटी से मंजूरी मिलेगी? सवाल कई हैं, उन्हीं के जवाब खोजने की आज कोशिश करेंगे प्रॉपर्टी प्लस के इस एपिसोड में। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनसे इस पूरे मामले को समझेंगे। हमारे साथ हैं डोमिनिक रोमेल, प्रेसिडेंट क्रेडाई MCHI, जो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। समित शुक्ला हैं, पार्टनर ट्राई लीगल, आप इस केस के साथ बारीकी से जुड़े रहे। संजय डागा हैं, फाउंडर एंड MD NX एडवाइजर, आपसे रियल एस्टेट के सप्लाई एंगल को समझेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आते हैं समित जी, पूरा मामला क्या था, सरल भाषा में समझाइए। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 और 2016 के नोटिफिकेशंस को क्यों इलीगल ठहराया? क्या इसमें संवैधानिक रूप से खामियां थी या फिर अधिकारों के टकराव का मामला था? उसको स्पष्ट करिए। बाकी जो मैंने बैकग्राउंडर बताया है उसको भी अपडेट करिए अगर उसमें कोई गलती हो तो। तो इशू इसमें यह था कि जब ये EIA 2006 जब नोटिफाई की गई 2006 में, जहां पे बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस में लाया गया, वहां पे एक इशू हुआ करता था विच इज कॉल्ड ए जनरल कंडीशन। जितने भी एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस है बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड, उनकी अप्रेजल प्रोसेस स्टेट बॉडी में होती थी, जो है SIA और SEAC। अगर हमारी प्रोजेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की प्रोजेक्ट 5 किलोमीटर के दायरे में आती है, जहां पे वो इको सेंसिटिव जोन हो या क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरियाज हो, तो अगर वो जनरल कंडीशन अप्लाई की जाए तो जो अप्रेजल प्रोसेस है जो स्टेट में होती थी, उसको आपको सेंटर में ले जाना पड़ता था। ये इशू एक सुप्रीम कोर्ट के केस में, ओखला बर्ड सेंचुरी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई करी थी, जिसमें ये क्लियरली लिखा नहीं गया था EIA नोटिफिकेशन में कि हमको स्टेट में जाना है या जनरल कंडीशन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को अप्लाई होती है या नहीं होती है। ये सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि आप इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। ये उन्होंने MOEF ने 2014 की पिटीशन 2014 की नोटिफिकेशन के द्वारा क्लैरिफाई कर दी। अब इशू ये हुआ साहब कि ये 2014 की जो नोटिफिकेशन है वो केरला हाई कोर्ट ने दूसरे एक ग्राउंड पे उनको सेट असाइड कर दी। ये 2024 में ये केस लेकर एक एप्लीकेंट गए NGT में। NGT में ये दलील पेश की गई कि ये आप नोटिफिकेशन देखिए, जहां पे क्लियर लिखा है कि जनरल कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, लेकिन वो वाली जो नोटिफिकेशन है वो केरला हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दी। उसका मतलब ये होता है कि अभी जनरल कंडीशन अप्लाई होनी शुरू हो गई है। इसके लिए NGT ने कहा कि ये बरोबर है और आप जनरल कंडीशन अप्लाई होती है तो 9 अगस्त 2024 से जो स्टेट में जो अप्रेजल होती थी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रपोजल की फाइलें, वो स्टॉप हो गई और उसके वजह से ये जितने भी अप्रेजल प्रपोजल्स है वो स्टॉप हो गए। ये वाली जो ऑर्डर है, क्रेडाई ने, डोमिनिक साहब ने लीड लेकर क्रेडाई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी और MOEF ने ये वाली जो जजमेंट है
उसको टू रिमूव इट्स बेसिस उन्होंने एक नई नोटिफिकेशन निकाली एक 29 जनवरी 2025 में, जो अलग एक पिटीशन में वन शक्ति जो एनजीओ है उनके पिटीशन में ये पिटीशन स्टे हो गई। जो अभी लास्ट सुनवाई हुई जो एनजीओ की पिटीशन में वन शक्ति में, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली इस पे आदेश दिया है कि जनरल कंडीशन जो है वो कभी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को अप्लाई हुई नहीं। इसके लिए जो एनजीटी की जो जजमेंट है वो भी गलत है, और ये जो स्टे दी गई है फाइनली उन्होंने पार्टली ये जो पिटीशन है वन शक्ति की वो डिसमिस कर दी। ये ऑर्डर से दो चीज होती, अभी एकदम इट इज क्लैरिफाइड कि जितनी भी अप्रेजल प्रोसेस है वो हमेशा स्टेट में होगी, और एक साल से जो अप्रेजल बंद हो गई थी अभी शुरू हो जाएंगी। इससे इफेक्ट ये हुआ है कि बिकॉज अगर आपके पास एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है तो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट जो काम करना है डेवलपमेंट वो नहीं कर सकते विदाउट एन ईसी और विदाउट ए रिवाइज्ड ईसी। उसके वजह से जितने भी प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे अब शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज नाउ अ वेलकम जजमेंट वेयर सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइनली जो इशू था, जो कंफ्यूजन था, वो बहुत क्लियरली भाषा में इसको रिजॉल्व कर। बिल्कुल ऐतिहासिक जजमेंट है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस की वजह से जो प्रोजेक्ट अटके थे उनको बड़ी राहत मिली है। डोमिनिक सर, क्रेडाई एमसीएचआई ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का फैसला कब किया और इस लीगल बैटल में रियल एस्टेट को कितना नुकसान पहुंचा? इसमें ऐसा है दीपक जी कि जैसे समिति ने किया है 9 अगस्त 2024 से ये हमारे को एक रुकावट आ गई थी। तो हम लोग ने पहले जस्टिस पार्टीवाला के सामने एक सूट फाइल किया था, एसएलपी फाइल की थी, और वो चालू ही था। इनफैक्ट इस रिजर्व फॉर ऑर्डर। और जैसे आपने हम लोग की 29 को जब न्यू नोटिफिकेशन आई उसमें जस्टिस ओका के बेंच ने स्टे किया। तो बेसिकली आप देखो तो 493 प्रोजेक्ट्स इन एमएमआर रुक गई, बराबर। आप उसके साथ 493 प्रोजेक्ट्स का इंपैक्ट देखो, उसमें सैकड़ों हजारों के घर की संख्या है। उसमें बहुत सारे, जैसे आप स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बोलो, पुणे बोलो, तो उधर अफोर्डेबल हाउसिंग के जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है, जो छोटे छोटे फ्लैट्स है, उन लोग के भी अटक गया। तो इसमें खाली बिल्डर को तकलीफ नहीं, होम बायर्स जिसने हमसे खरीदा, आज एक साल से नो अथॉरिटी नॉर कमिटी इज फंक्शनिंग इन महाराष्ट्र। तो ये दिक्कत इतनी बड़ी आई है कि इन लोग की ईएमआई चालू है, इनके घर लेट से डिलीवरी हो रहे हैं, रेरा में इसमें कोई रिकग्निशन नहीं है बिकॉज इट इज नॉट अ कैलामिटी। तो ये सब प्रॉब्लम्स फॉर नो रीजन, वेयर लोकल बॉडी वाज डूइंग हिज जॉब। जहां अपन बोलते हैं कि आज आप देखो केंद्र की बात ये है कि उन लोग सब डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं। जब ये डिसेंट्रलाइज हो गया है तो उस पर जस्ट फॉर रीडिंग बिटवीन द लाइंस बोलते हैं ना, तो जनरल कंडीशन का मुद्दा लेके आज एक साल से पूरी इंडस्ट्री बंद पड़ी थी और सैकड़ों सैकड़ों करोड़ों के इंटरेस्ट कस्टमर को भरना पड़ रहा है, बिल्डर को साइट मेंटेन करना पड़ रहा था। और काफी रीडेवलपमेंट जो बॉम्बे में किसी ने अप्रूवल लिया, सीसी लिया, पर स्टे आ गए तो अमेंडमेंट नहीं हो रहा था, घर वेकेट किया तो उनको डिमोलिशिंग का सीसी नहीं मिला। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे बॉम्बे में खासियत, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रीडेवलपमेंट में कि आप जब तक डिमोलिश नहीं करते उसके बाद सीसी मिलता। तो उसने तो आईओडी लिया पर डिमोलिश किया तो सीसी पे स्टे आ गया। ठीक, तो बिल्डर को एक साल भाड़ा भरना पड़ा, जिसके घर है पैसे के सिवा उनको एक डर हो गया कि हमें कुछ और तकलीफ आएंगी नहीं, या चालू होगा कि नहीं होगा। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ क्या बोलते हैं अनसर्टेनिटी बिटवीन because of these various readings of different people of the condition, general condition. संजय जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले के बाद मार्केट में जो सप्लाई आएगी उससे सप्लाई साइड पर क्या बदलाव दिखेंगे, क्योंकि 70,000 यूनिट्स की सप्लाई आने की बात हो रही है। इनमें ज्यादातर मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट के हैं, और कमाल की बात यह है कि यही सेगमेंट ऐसा है जिसमें सप्लाई में भारी कमी है। दीपक जी, एक चीज और मैं डोमिनिक सर के उसमें ऐड करना चाहूंगा। 493 तो ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं और जो अटक गए हैं, देयर आर मैनी प्रोजेक्ट्स जिनका एप्लीकेशन रेडी है और ये ऑर्डर की वेट कर रहे थे टू सबमिट द एप्लीकेशन। सो ये नंबर बहुत ज़्यादा नंबर है। ये 493 पे नंबर रुकता नहीं है, 70,000 यूनिट पे नंबर रुकता नहीं है। बिल्कुल, एवरी डेवलपर वाज जस्ट वेटिंग कि पहले ये क्लैरिटी आए कि अपने को मैटर को कहाँ सबमिट करना है, दिल्ली सबमिट करना है या लोकल सबमिट करना है, उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। तो अभी आप जो
अगले कुछ दिनों में आप एप्लीकेशंस की जो नंबर्स हैं वो आप देखिएगा कितने बढ़ते हैं और कितने यूनिट्स बढ़ते हैं। तो अभी ये ऑर्डर इज मोस्ट वेलकम फॉर द फ्रेटर्निटी एंड फॉर द इंडस्ट्री। डोमिनिक सर ने बहुत सही बोला कि रीडेवलपमेंट के अंदर आईयूडी आने के बाद, साइट वेकेट होने के बाद मेंबर्स साइट से निकल जाते हैं, उनके एग्जिस्टिंग घर डिमोलिश हो जाते हैं और उसके बाद आपको एमओईएफ का क्लियरेंस मिलता है और सीसी मिलता है, जिसके बाद ही आप कंस्ट्रक्शन कमेंस कर सकते हैं। तो ये अनसर्टेनिटी जो मेंबर्स ऑलरेडी साइट वेकेट करके चला गया उसके दिमाग में थी और बहुत ज़्यादा उनको पेनफुल थी ये कि इसका क्या होगा और कैसे होगा। ये डेवलपर के लिए फाइनेंशियल इम्पैक्ट था, लेकिन देयर वाज अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फॉर द मेंबर्स जिन्होंने साइट ऑलरेडी खाली कर दिया एक्चुअली। कंसीडरिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव और अब जिस तरीके से ये सेल्स की वेलोसिटी और सेल्स का वॉल्यूम जब ओपन अप होगा और ये अप्रूवल्स मिलेगी और सीसी मिलेगी, तो ये 70,000 यूनिट नहीं, मेरे हिसाब से दिस नंबर विल बी ऑलमोस्ट मोर देन डबल वंस इन कपल ऑफ मंथ्स जब आपको ये सप्लाई आते हुए मार्केट में दिखेगी। मार्केट कंसोलिडेट होगा, प्राइसिंग जो अभी हेवायर जा रही थी बिकॉज डिमांड थी, सप्लाई नहीं थी, बिकॉज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे और जो प्रोजेक्ट्स चालू थे जिनके पास ऑलरेडी पुराना एनवायरमेंटल क्लियरेंस था, दे वर ओनली सेलिंग देयर इन्वेंट्री इन द मार्केट। तो ये एक जो प्राइस का जो एक आर्टिफिशियल अपसाइड था वो एक रुक जाएगा और वो कंसोलिडेट होना शुरू हो जाएगा। रियलिस्टिक प्राइसिंग आनी शुरू हो जाएगी अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट दोनों में, और डिमांड जिस हिसाब से है उस हिसाब से सप्लाई भी आएगी। हर लोकेशन के ऊपर सैकड़ों प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं और वो सारे लोकेशंस पे और वो प्रोजेक्ट्स ओपन होते हुए जाएंगे और आई सी द वॉल्यूम गोइंग अप। बिल्कुल संजय जी, प्राइस ही सबसे अधिक चोट करता है रियल एस्टेट में होम बायर्स पर। रियलिस्टिक प्राइसिंग से होम बायर्स को राहत मिलेगी। समित जी आपके पास आएंगे, क्या आप मानते हैं कि इस फैसले ने एनवायरमेंट अप्रूवल की प्रक्रिया में एक बार फिर क्लैरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ला दी है? और क्या ये फैसला केवल रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंसेस को हल करता है या इससे बायर्स के लीगल इंटरेस्ट भी सुरक्षित रहेंगे? तो ये जो मुद्दा था, ठीक है, ये 2014 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जहां से कहीं पे भी क्लैरिटी नहीं आई थी ये पोजीशन पे। दो बिट्स एंड पीसेस में जो सरकार ने अपने ओएम्स निकाले, इंटरनल कम्युनिकेशंस निकाले, वहां पे बहुत क्लैरिटी थी। और अगर आपको एक डेटा दूं तो 2006 से लेकर 2024 तक, विच इज मोर देन 20 years, हमेशा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रपोजल की फाइल हमेशा स्टेट लेवल पे ही अप्रेज हुई। ये जो जजमेंट है इससे क्लैरिटी आ गई है, और जो इशू जो घड़ी घड़ी लोग रेस करते थे कोर्ट्स में, जहां पे वो पूरे फैक्ट्स नहीं बताए जाते थे और उस पे कंक्लूजन्स ड्रॉ होते थे, नाउ ऑल दैट हैज पुट टू रेस्ट। और आज बायर्स को भी एक क्लैरिटी मिल गई है, होम बायर्स को भी एक क्लैरिटी मिल गई, एंड इनफैक्ट फॉर द डेवलपर्स ऑल्सो, क्योंकि आज फॉर एनी पॉलिसी टू वर्क वेल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। तो इससे, ये जजमेंट से, ये जितने भी मुद्दे विवाद वाले जो चीज थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनली इसको डिसाइड कर दिए, एंड आई थिंक दिस क्लैरिटी विल ब्रिंग इनॉर्मस pleasure as far as all stakeholders in this estate, in this sector is concerned. अब मुझे लगता है कि डोमिनिक सर, आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। आपसे मेरा आशा क्रेडाई एमसीएचआई से है। आप कैसे इंश्योर करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट अटके हुए थे, 493 प्रोजेक्ट कहिए या 70,000 यूनिट कहिए, हालांकि संजय जी तो मानते हैं कि ये संख्या डबल हो जाएगी, ये प्रोजेक्ट अब रफ्तार पकड़ें और जल्द से जल्द पूरे हों, तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी इसको लेकर? तो हमारे तरफ से ये हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को थैंक्स टू ऑनरेबल सीएम, ही इज टोटली अवेयर ऑफ दिस। क्या बोलते हैं, ऑन पॉइंट डेटा उनके पास हाथ में है और इसने इतनी रफ्तार से सेट की है कि मुझे नहीं लगता कि जो संजय जी कह रहे हैं कि ज़्यादा आएंगे तो दिक्कत आएंगी। इनकी जो मीटिंग जो पहले 15 दिन में एक बार होती है, अभी तो रोज होने लग गई है। तो ये रफ्तार इतनी अच्छी है। अभी जो ऑनरेबल आईएएस ऑफिसर है, मैडम है, और मिनिस्टर है, दोनों की एक क्या बोलते कमेटी फॉर्म हो गई है और सब रेडी है। ये खाली सुप्रीम कोर्ट की एक क्लैरिटी आनी चाहिए थी जो आ गई, और होपफुली जो अपने ऑर्डर अभी आने वाली है, इट विल बी एज पर ऑल व्हाट वी हैव हर्ड। जो 2.5 घंटे की बैटल चली उधर,
सुप्रीम कोर्ट में एक ये सब्जेक्ट पर 2.5 घंटे की हियरिंग हुई है। तो जो पॉइंट्स हम कह रहे हैं वो ऑर्डर आना बाकी है, पर जब ऑर्डर आएगा तो क्लैरिटी और आएंगी। और ये सब चीज इतनी रफ्तार से होंगी संजय दीपक जी कि आप पूछो ही मत, क्योंकि उनकी हियरिंग्स अभी हर 3 दिन और हर 2 दिन में है। तो मुझे नहीं लगता कुछ पेंडेंसी रहेंगी। जयश्री जी जो हमारे आईएएस ऑफिसर है, पंकजा मुंडे जी जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर है, इन लोग राह देख रहे थे कि कैसे सहायता करें कस्टमर की, एंड कस्टमर की, और जो फ्लैट परचेसर जो अटके हैं उन लोगों को राहत मिलके आगे बढ़े। तो रफ्तार से होने वाली। और ये खाली आप ये मत सोचो कि ये खाली घर के लिए, जो रोजगार दे दिए जैसे कमर्शियल ऑफिस है, इंडस्ट्रियल पार्क है, ये सब अटके पड़े थे जस्ट बिकॉज कोई आदमी इंटरप्रेट करता है गलत से, और कोर्ट को पूरी, जैसे समित जी ने कहा कि पूरी इंफॉर्मेशन देती नहीं, और जो पॉइंट्स है वो खाली मुद्दा रख के स्टे लेके बैठ जाते थे। तो ये थैंक्स टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, थैंक्स टू जस्टिस गवाई, इसने इतनी क्लैरिटी दे दी कि, एंड थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, जो उनकी चाहत है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, और लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट की प्रॉब्लम, लोकल गवर्नमेंट की समस्या सेंटर नहीं समझे, वो सब कारण के साथ ये एक नई रफ्तार से आगे बढ़ेंगे और प्रगति की तरफ। तो प्रॉपर्टी प्लस की इस चर्चा को हम जारी रखेंगे कि किस तरह से ये जो 70,000 यूनिट्स हैं ये जब मार्केट में आएंगे तो फिर रियल एस्टेट का मार्केट का माहौल क्या होगा, मुंबई के रियल एस्टेट का और पुणे के रियल एस्टेट का। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम प्रॉपर्टी प्लस में बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक शानदार ऑर्डर की, जिसकी वजह से मुंबई और पुणे में करीब 70,000 यूनिट्स की सप्लाई आने वाली है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय जी, आपके मुताबिक लोकल अथॉरिटीज की ओर से तत्काल क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो राहत और स्पष्टता मिली है ऑन पेपर वो जमीन पर देखना शुरू हो, और क्या होम बायर्स को उम्मीद करनी चाहिए कि पेंडिंग प्रोजेक्ट की डिलीवरी टाइमलाइन तय होगी? डोमिनिक सर ने बिल्कुल सही बोला है सर। द फ्रीक्वेंसी जो कमिटी की है वो बढ़ानी पड़ेगी टू गिव द क्लियरेंस। आगे फेस्टिव पीरियड आ रहा है, एवरीबडी विल लुक फॉरवर्ड फॉर द न्यू लॉन्चेस जो अभी तक अटके पड़े हैं। पिछले 2 क्वार्टर्स, 6 महीने के अंदर अगर आप देखोगे तो सेल्स के नंबर्स भी अफेक्ट हुए हैं, नए लॉन्चेस के नंबर्स भी अफेक्ट हुए हैं। तो ये सब चीज़ों की क्लैरिटी आने से सबको टाइमलाइंस की भी क्लैरिटी आएगी, डेवलपर को, ऑल स्टेक होल्डर्स, नॉट ओनली कस्टमर्स एंड डेवलपर्स, सबको ये क्लैरिटी आएगी। और मेरे को ये लगता है जो आगे फेस्टिव सीजन आ रहा है, वी कैन सी बहुत सारे नए लॉन्चेस कमिंग इनटू द मार्केट, जो काफ़ी टाइम से बायर साइडलाइन होके बैठा इन एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी, वो एक डिसीजन लेना शुरू करेंगे। और मेरे हिसाब से वॉल्यूम्स और वेलोसिटी दोनों बढ़नी चाहिए। अगर कमिटी 2 दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार मिलती है तो जो बैकलॉग है इट विल नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम, वो लिटरली कुछ हफ्तों के अंदर लिटरली ऑनलाइन हो जाएगा। जैसे आप आज एप्लीकेशन सबमिट करो, 7 से 10 दिन के अंदर आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट फोकस करके जो जितना बैकलॉग है उस बैकलॉग को जल्द से जल्द क्लियर करे, ताकि आगे म्यूनसिपल अथॉरिटीज को ये एनवायरमेंट क्लियरेंस सबमिट करके आगे की अप्रूवल्स क्लियर करा के जल्द से जल्द प्रोजेक्ट को रेरा रजिस्टर करके लॉन्च कर सके। समित सर, आपसे एक अंतिम सवाल लेंगे। क्या ये जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, ये लोकल अथॉरिटीज एनवायरमेंटल स्ट्रेंथ की बाउंड्री को तय करता है? क्या फ्यूचर में राज्य सरकारें कोई नया नोटिफिकेशन ला सकती हैं जो इस सिस्टम में फिर से बदलाव कर दे? मेरा आशय लीगल स्टेबिलिटी को लेकर है। इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, जब ये मैटर कोर्ट में आर्ग्यू हो रहा था वो टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर दोनों का एक कॉमन स्टैंड था कि आज जो क्वालिटेटिव क्राइटेरिया है मेंबर्स की टू अप्रेस एट अ स्टेट लेवल, उसमें और सेंटर में कोई डिफरेंस नहीं, एंड दैट वाज अ कॉमन ग्राउंड स्टेट की भी और सेंटर की भी। तो बिकॉज ऑफ दिस कॉमन ग्राउंड एंड कॉमनैलिटी एंड आफ्टर दिस क्लैरिटी, हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आगे जाके इस पे वापस कोई विवाद उठ सकता है। एंड ऑनेस्टली विवाद उठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब प्रोजेक्ट्स बंद होते हैं इट इज नॉट ओनली द डेवलपर्स हु सफर्स। ठीक है, आज उनकी बोरोइंग्स होती हैं, फ्लैट परचेसेस की ईएमआई होती है, एंग्जाइटीज होती है कि हमारे साइट पे काम नहीं चल रहा है, और ये 1 साल तक तकरीबन ये ऑर्डर रही। तो इट इज वेरी प्रिजुडिशियल, बट
जो हिसाब से, जो क्लैरिटी से जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर लिखा है, जो प्रोनाउंस किया है, प्लस जो हिसाब से स्टैंड रहा है सेंटर का और गवर्नमेंट का, वी रियली अप्रिशिएट। और हमें नहीं लगता आगे जाके इस पे और कोई विवाद हो सकता है। डोमिनिक सर, क्या आप इस फैसले को पूरे देश के लिए एक मिसाल मानते हैं या ये केवल महाराष्ट्र तक सीमित रहेगा? पहली बात, और क्या क्रेडाई एमसीएचआई इस फैसले के बाद एक टाइम बाउंड अप्रूवल ट्रैकर और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म स्टैब्लिश करने की बात करेगा? दीपक जी, मैं आपका पहला सवाल वो ये खाली बॉम्बे और महाराष्ट्र तक नहीं थी, पूरे इंडिया के लिए थी। और हर जगह पे ये सब जन सफर हो रहे थे। जैसे हम लोग दोनों पैनलिस्ट ने कहा, इट इज नॉट ओनली, ये जो इम्पैक्ट खाली बिल्डर को नहीं हुई, छोटे से छोटे आदमी, जो आम आदमी ने अपने घर का सपना लिया, जो ईएमआई भर रहा है, जिसी को रोजगार का प्रॉब्लम था, किसी को डार्क रूम्स की प्रॉब्लम थी, ये सबको तकलीफ है, पूरी नेशन को तकलीफ है ये। और ये कारण, इस कारण से शायद अपने लिए ये जजमेंट इतनी अच्छी है, ये क्लियरिटी आ जाएगी कि भाई जो आदमी अपने सोच में सोचता है और जो कानून सोचता है वो अलग बात है। तो एक धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात मेरे को आपसे ये कहना, ये ऑर्डर आना बाकी है। जिस दिन ये ऑर्डर आएंगे इसके 15 दिन बाद मेरी रिक्वेस्ट रहेंगी आपसे कि यही पैनल को आप बुलाइए, और आपको मैं बता दूंगा कि जो गति महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो और क्रेडाई मिलके कैसे रिफॉर्म्स ला रहे और कितने अर्लियर हियरिंग दे रहे और किससे लॉन्ग आज हियरिंग कर रहे और एप्लीकेशन की क्या कमी रहेंगी वो भी आपको दिखाई देगी। बिल्कुल, ये फैसला एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि लोकल अथॉरिटीज इस पर कितनी प्रतिक्रिया देती हैं ये देखने वाली बात होगी। संजय जी, हम फेस्टिव सीजन में लगभग दाखिल हो चुके हैं। ऑलरेडी डेवलपर्स फेस्टिव सीजन का इंतजार करते हैं। इस बार तो एक भारी भरकम सप्लाई खुलेगी, तो क्या इस प्राइस के एंगल से हम देखें तो होम बायर्स को कुछ शानदार डील्स मिलने की उम्मीद दिख रही है आपको? बिल्कुल दीपक जी, लॉन्चेस की भरमार रहेगी, इसके साथ साथ ऑफर्स तो ऑफकोर्स आएंगे ही आएंगे, और प्राइसिंग भी रियलिस्टिक होगी सर, बिकॉज डेवलपर पिछले 6 महीने से 1 साल से सफ़र कर रहा है, तो उसको आगे अभी टू मेंटेन एंड सस्टेन द कैश फ्लोज, उसको ये सब चीज़ें सेल करके ये हैज़ टू जनरेट द कैश फ्लोज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रियलिस्टिक प्राइसिंग पे ही एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर पाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर पाएगा। बिल्कुल, इस चर्चा का सार यही है कि फेस्टिव सीजन से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई और पुणे के घर खरीदारों और रियल एस्टेट सेक्टर को एक सौगात दी है। इससे एक तो इन अटके हुए करीब 500 प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिलेगी ही, बल्कि आने वाले प्रोजेक्ट्स को भी एक नई स्पष्टता मिली है। बड़ी बात यह है कि अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में ही सप्लाई आएगी तो भाव पर एक बड़ा असर होगा, यानी होम बायर्स की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। बहरहाल, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका डोमिनिक सर, समित जी और संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।